क्या बाइडेन ने ताइवान पर रेड लाइन खींची? चीन में यूएस फंडेड गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च का सबूत और एक बढ़ता अचल संपत्ति संकट। इस सप्ताह चाइना न्यूज हेडलाइंस में और भी बहुत कुछ। चाइना अनसेंसर्ड आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। यह एपिसोड सर्फशार्क द्वारा प्रायोजित है। जब भी आप ऑनलाइन जाते हैं, विशेष रूप से विवादास्पद विषयों जैसे कि हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आपको अपनी पहचान की रक्षा के लिए सर्फशार्क जैसे वीपीएन का उपयोग करना चाहिए। इसलिए चीन ने ताइवान को जीतने की कसम खाई है। वे युद्धक विमानों की रिकॉर्डिंग संख्या द्वीप राष्ट्र की ओर भेज रहे हैं और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने बार बार कहा है कि ताइवान पर उनका शासन गैर परक्राम्य है। तो अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका उसके बारे में क्या करेगा? चीनी कम्युनिस्ट पार्टी उम्मीद कर रही है कि यह कुछ भी नहीं होगा और वे ताइवान को यह समझाने के लिए प्रचार अभियान चला रहे हैं कि अमेरिका उन्हें छोड़ देगा और इसलिए ताइवान को अभी हार माननी चाहिए। चीनी राज्य संचालित मीडिया का कहना है कि अफगानिस्तान से बाहर निकलना इस बात का सबूत है कि अमेरिका ताइवान का समर्थन नहीं कर सकता। यह बहुत अच्छा होगा यदि राष्ट्रपति बिडेन ताइवान के लिए समर्थन के कुछ स्पष्ट निश्चित शब्दों की पेशकश कर सके। चीन ने हाल ही में एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। सैन्य रूप से उनके साथ बने रहने के लिए आप क्या करेंगे और क्या आप ताइवान की रक्षा करने की शपथ ले सकते हैं? हाँ और हाँ, किसकी प्रतीक्षा? क्या बाइडेन ने सिर्फ इतना कहा था कि अमेरिका ताइवान को चीनी हमले से बचाएगा? तो क्या आप कह रहे हैं कि अगर चीन हमला करता है तो अमेरिका ताइवान के बचाव में आएगा? हाँ, ऐसा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। बहुत शानदार। मेरा मतलब है, यह बहुत स्पष्ट है। यह अभूतपूर्व है। अमेरिका ने हमेशा ताइवान पर अपनी आधिकारिक स्थिति को अस्पष्ट बना दिया है, लेकिन आप सीधे यहां से अधिक स्पष्ट नहीं हो सकते। निश्चित रूप से वैसे कोई बदलाव नहीं हुआ है। राष्ट्रपति हमारी नीति में कोई बदलाव की घोषणा नहीं कर रहे थे और न ही उन्होंने हमारी नीति को बदलने का निर्णय लिया है। हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं है। ओह, उसके लिए बहुत। दरअसल साल की शुरुआत में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां बिडेन ने भी ताइवान के लिए समर्थन के शब्दों की पेशकश की थी कि व्हाइट हाउस तुरंत वापस चला गया। यह अमेरिका में विदेश नीति विशेषज्ञों के रूप में आता है और एशिया प्रशांत ने ताइवान पर चीनी आक्रमण का अनुकरण करने के लिए युद्ध के खेल आयोजित किए, विशेष रूप से जहां चीनी सैनिकों ने ताइवान के नियंत्रण वाले डोंगशा द्वीपों पर आक्रमण किया। वे दक्षिण चीन सागर में हैं। चीन की हालिया सैन्य गतिविधि के आधार पर इस प्रकार की सीमित आक्रामकता ताइवान के पास अन्य द्वीपों की जब्ती या लोकतांत्रिक रूप से शासित द्वीप पर एक पूर्ण आक्रमण का अग्रदूत हो सकता है, क्योंकि बीजिंग ताइवान की रक्षा के लिए वाशिंगटन के संकल्प का परीक्षण और उत्पादन करना चाहता है। यह युद्ध के खेल की रिपोर्ट है, द पॉइजन फ्रॉग स्ट्रेटेजी, और इससे पता चलता है कि अगर चीनी सेना डोंगशा पर कब्जा करने और वहां एक सैन्य अड्डा स्थापित करने में सक्षम है तो चीनी सेना को खदेड़ने के लिए अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता है, युद्ध से कम। रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे अच्छी रणनीति निरोध है। अमेरिका जापानी और अन्य ताकतों को अधिग्रहण को कभी भी होने से रोकने की जरूरत है। अच्छी बात है कि अमेरिका ताइवान पर इतना स्पष्ट संदेश दे रहा है। इस बीच ताइवान पर बाइडेन की टिप्पणियों के जवाब में चीन का कहना है कि समझौता करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा पसंदीदा चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि अमेरिका खुद को अपमानित करेगा और वे यूरोपीय सांसदों को ताइवान की योजनाबद्ध यात्रा के खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इस तरह की उच्च स्तरीय आधिकारिक यात्रा से नफरत करती है, क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि ताइवान सिर्फ चीन के दूसरे प्रांत के बजाय स्वतंत्र देश है। यही कारण है कि चीनी शासन भी ताइवान के प्रतिनिधिमंडल से इतना परेशान है कि वह अभी अभी प्राग गया था। चेक गणराज्य के अलावा ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू भी कथित तौर पर इस सप्ताह स्लोवाकिया, बेल्जियम और इटली का दौरा कर रहे हैं। इस सप्ताह चीन के जनवादी गणराज्य के संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने की 50वीं वर्षगांठ भी है। इसका मतलब यह भी है कि यह 50वीं वर्षगांठ है जब ताइवान ने संयुक्त राष्ट्र छोड़ दिया और चीन के दबाव के कारण तब से भागीदारी से बाहर हो गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस सप्ताह की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों से संयुक्त राष्ट्र में ताइवान की भागीदारी का समर्थन करने का आह्वान किया था। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को यह पसंद था, लेकिन जब तक हम मिले जुले संदेश भेजने की बात कर रहे हैं तब तक पार्टी को फायदा होता है, क्योंकि युद्ध और आक्रामकता के इन सभी वादों के बावजूद
शी जिनपिंग ने यूएन को अभी अभी बताया, चीन हमेशा विश्व शांति का निर्माता और व्यवस्था का रक्षक रहेगा, जब तक निश्चित रूप से ताइवान संयुक्त राष्ट्र में शामिल नहीं हो जाता, जिसे करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। फिर चीन युद्ध शुरू करने वाला है। और ब्रेक के बाद आने पर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में अमेरिकी फंडिंग वास्तव में क्या थी? वापसी पर स्वागत है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इंफेक्शियस डिजीज के प्रमुख डॉ. एंथनी फॉसी, जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का हिस्सा है, ने बार बार इस बात से इनकार किया है कि अमेरिका चीन में फंक्शन रिसर्च के लिए फंडिंग कर रहा है। कार्य करने का अर्थ है किसी वायरस को अधिक संक्रामक या अधिक घातक बनाना। और फिर भी हाल ही में प्रकट किए गए दस्तावेजों के अनुसार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने वास्तव में चीन में फंड रिसर्च किया, जिसने एक अधिक शक्तिशाली बैट कोरोना वायरस बनाया। चूहे एक संशोधित कोरोना वायरस से संक्रमित थे। मूल संस्करण के साथ वे चूहे संक्रमित लोगों की तुलना में अधिक बीमार हो गए। स्पष्ट होने के लिए दस्तावेज कहता है कि यह संशोधित कोरोना वायरस आनुवंशिक रूप से SARS-CoV-2 से बहुत दूर है, जो हमारी प्रिय वैश्विक महामारी बन गया। लेकिन प्रयोग को अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया था और यह वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में आयोजित किया गया था, जहां कई लोगों का मानना है कि SARS-CoV-2 लीक हो सकता है। प्रयोग विशेष रूप से यह देखना चाहता था कि चीन में घूमने वाले प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बैट कोरोनवीरूस स्पाइक प्रोटीन एक माउस मॉडल में मानव ACE2 रिसेप्टर के लिए बाध्य करने में सक्षम थे। और आप जानते हैं कि यह मजाकिया है। SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन वास्तव में उन रिसेप्टर्स के लिए बाध्यकारी है। और यहाँ एक और मजेदार बात है, जिस तरह NIH को इन दस्तावेजों को कांग्रेस को जमा करना था, उसी तरह उन्होंने अपनी वेबसाइट पर गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च की इस परिभाषा को हटा दिया। लेकिन हम अभी भी मूल देख सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर वास्तव में कुछ भी नहीं मरता है, कोरोना वायरस से मरने वाले सभी लोगों के विपरीत। अब फॉसी ये कहते हुए दोगुना हो रहा है कि यह आणविक रूप से असंभव है कि वे संशोधित वायरस महामारी के समान है। मूल रूप से फॉसी ने कहा कि महामारी की सबसे अधिक संभावना प्राकृतिक उत्पत्ति थी और NIH ने फंक्शन अनुसंधान के लाभ को निधि नहीं दी थी। अब वह कह रहा है कि इस NIH वित्त पोषित अध्ययन में संशोधित बैट कोरोना वायरस महामारी कोरोना वायरस के समान कोरोना वायरस नहीं है, और वह अभी भी इनकार करता है कि इसमें कार्य का लाभ शामिल है। और फिर फॉसी ने इसका इस्तेमाल उन लोगों की आलोचना करने के लिए किया जो NIH फंडिंग फंक्शन रिसर्च के लाभ के बारे में चिंतित है, जैसे कि वे कोविड-19 के लिए NIH को गलत तरीके से दोष देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो देखा है, उससे जो लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन रिसर्च के बारे में चिंतित हैं, वे यह नहीं कह रहे हैं कि ये वही कोरोनवीरूस है। वे चिंतित हैं कि ने गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को फंडिंग कर रहा है, जिसे आप जानते हैं वायरस को सामान्य रूप से अधिक खतरनाक बनाता है। हमने इस मुद्दे पर टिप्पणी के लिए फॉसी तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वह गोलपोस्ट को हिलाने में व्यस्त थे। और ब्रेक के बाद सामने आ रहा है, चीन का रियल एस्टेट संकट बदतर होता जा रहा है। वापसी पर स्वागत है। पिछले महीने हमने जिस एवरग्रांडे संकट के बारे में बात की थी, उसके बाद चीन का रियल एस्टेट संकट बदतर होता जा रहा है। अब एक और प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर मॉडर्न लैंड अपने कर्ज का भुगतान करने में विफल रहा है। कई रियल एस्टेट कंपनियां डिफॉल्ट की धमकी दे रही हैं। दूसरे शब्दों में, वे उन लोगों को भुगतान करने में सक्षम नहीं है जिन पर उनका पैसा बकाया है। चिंता है कि विदेशी निवेशकों को अचानक एहसास होगा कि चीन में निवेश करना कितना बेवकूफी था। खैर, बेवकूफ विदेशी निवेशकों के लिए अच्छी खबर। अब चीनी सरकार कह रही है वे चाहते हैं कि कंपनियां उन फर्मों की प्रतिष्ठा की रक्षा के साथ साथ बाजार के समग्र आदेश की रक्षा के लिए विदेशी ऋण का निपटान करें। यह कहना नहीं है कि विदेशी ऋण का भुगतान किया गया है, यह सिर्फ इतना है कि चीनी सरकार सार्वजनिक रूप से कंपनियों को इसे चुकाने के लिए कह रही है और फिर सुनिश्चित कर रही है कि पश्चिमी मीडिया में इसकी रिपोर्ट हो। तो चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि यह सब सुचारू रूप से चलेगा। हम अपने चीन के निवेश को 3 गुना कर सकते हैं। हाल ही में भारत और चीन के बीच सीमा वार्ता टूट गई। खैर, अब चीन की रबर स्टैंप कांग्रेस ने एक नया सीमा कानून पारित किया है। यह मूल रूप से एक कानूनी औचित्य प्रदान करता है जो चीन पहले से ही कर रहा था। चीन विवादित क्षेत्र में बन रहे गांवों को अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का हिस्सा बता रहा था
और नया कानून इस बारे में है कि कैसे चीन आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में खुलने का समर्थन करेगा। अरे हाँ, मुझे एक यकीन है कि चीन सीमावर्ती क्षेत्रों को खोलना चाहता है। कानून यह भी कहता है कि चीन क्षेत्रीय अखंडता का मुकाबला करने और उसकी रक्षा करने के लिए कोई भी उपाय कर सकता है। सीसीपी के अधिनायकवाद को सही ठहराने के लिए फर्जी चीनी कानूनों की बात करते हुए हांगकांग में एक दूसरे व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत दोषी ठहराया गया है। आदमी का अपराध, स्वतंत्रता समर्थक नारे लगाना, साल तक की जेल का सामना करना पड़ता है। अमेरिकी सरकार ने चाइना टेलीकॉम को अमेरिकी बाजार से बाहर निकलने का आदेश दिया है। हाँ, अगर मेरी जासूसी होने वाली है तो मैं इसे एक अमेरिकी कंपनी से चाहता हूं। अमेजन के एलेक्सा की तरह मैं आप पर जासूसी नहीं कर रहा हूं। क्रिस, क्या यह कहां से आ रहा है? एलेक्सा को स्थापित नहीं किया तो मैं हमेशा यहां रहा हूं। क्रिस, वैसे भी एफसीसी ने यूएस डिवीजन ऑफ चाइना टेलीकॉम को बाहर निकलने के लिए 60 दिन का समय दिया है। और क्या मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं? चीन टेलीकॉम नाम की एक चीनी दूरसंचार कंपनी। मेरा मतलब है कि मुझे पता है कि वे साम्यवाद के तहत रचनात्मक सोच को बिल्कुल पुरस्कृत नहीं करते हैं, लेकिन जब खिलाड़ी ईन्स कैंटर सीसीपी और चीन में व्यापार करने वाले प्रमुख निगमों को ट्रोल करना जारी रखता है। पिछले हफ्ते मैंने आपको कनेक्टर के बारे में बताया था, जो एक मुक्त तिब्बत का समर्थन करते हुए एक वीडियो ट्वीट कर रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप बोस्टन सेल्टिक्स खेलों को चीन में खींचा गया। तो क्या कैंटर पीछे हट गया? नहीं, उन्होंने उइगर नरसंहार के बारे में एक वीडियो ट्वीट कर दोहराया और थीम वाले स्नीकर्स के कई जोड़े, जिसमें एक जोड़ी विनी द पूह हेड बास्केटबॉल को पकड़े हुए दिख रही है। अब एक आदमी है जो अंदर जाता है। कनेक्टर ने भी नाइके को यह प्यारा सा संदेश ट्वीट किया। जब चीन की बात आती है तो नाइके चुप रहता है। आप चीन में पुलिस की बर्बरता को संबोधित नहीं करते हैं। आप एलजीबीटीक्यू समुदाय के खिलाफ भेदभाव की बात नहीं करते हैं। आप चीन में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के बारे में एक शब्द भी नहीं। बेशक वे नहीं जानते, वे जानना भी नहीं चाहते। यही कारण है कि नाइकी की आपूर्ति श्रृंखला में जातीय दास श्रम का पर्दाफाश करने वाले बिल को रोकने के लिए नाइक ने इतनी मेहनत की पैरवी की। लेकिन संदेश को घर तक पहुंचाने के लिए कैंटर ने सप्ताह इन जूतों को पहनकर एक खेल दिखाया। मुझे आश्चर्य है कि कब तक एनबीए कैंटर को रिटायर करने का बहाना खोजने की कोशिश करता है। एंड दिस एपिसोड इज स्पॉन्सर्ड बाय सर्फशार्क। Go online. You should be using a VPN to protect yourself, especially if you're using China Telecom on your mobile phone, or if you want to research what their government was really funding in Wuhan. And that's why you should use Surfshark. Surfshark secures your data with top-of-the-line, uncrackable encryption and the most secure VPN protocol. And to further protect your privacy, Surfshark doesn't keep logs of what you do. In fact, it keeps a server network in the British Virgin Islands, where local laws allow companies to not keep user data log. And with one account, you can use Surfshark on your phone, your laptop, and on as many other devices as you want. So try it out with our special deal that includes 83% off of a 2-year plan plus 3 extra months for free. Go to surfshark.com uncensored and use the code uncensored to get their special deal that includes 3 extra months for free. Use the link in the description below. Once again, I am Chris Chappell. Thanks for watching China Uncensored.